तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स। तो फोर्स पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि पहले थोड़ा फिजिक्स पकड़ लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब तुम बोलोगे कि सर ये थोड़ी आएगा बोर्ड में कि व्हाट इज़ फिजिक्स। अरे तब भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब तुम किसी इंसान से बोलोगे कि मैं फिजिक्स पढ़ के आया हूँ, या तुम बोलोगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या सवाल पूछेंगे, बेटा व्हाट इज़ फिजिक्स। तो इसीलिए थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मान लो तुम्हें यही नहीं पता व्हाट इज़ फिजिक्स, तुम बोलो कि सर मुझे तुम बताओ ग्रेविटेशन बताओ, तुम्हें रेजोनेंस बताओ, पर तुम्हें फिजिक्स ना बताओ। तुम बोलोगे कि सर तुम खड़े हो ये फिजिक्स है, ये आवाज़ का आना फिजिक्स है, ये सब तो ये सब से थोड़ी चलेगा। ये सब तो फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है बेसिक से पकड़ते हैं, मतलब बेसिक्स से ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में तो यही है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो फिजिक्स और मैथ्स बढ़िया चलेगी। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ही दिक्कत आएगी। जिन लोगों को दिक्कत आती है ये नहीं है कि उनका एनालिटिकल दिमाग कमज़ोर है या दिमाग कमज़ोर है, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फॉर्मूले वगैरह। तो फिजिक्स है क्या? मतलब जिससे हम पूरी दुनिया को समझा सकें, बाय विच वी कैन एक्सप्लेन ऑल द फिनोमिनास, मतलब सारे फिनोमिना जिससे हम समझा सकें कि ये अगर मार्कर को मैंने छोड़ा तो ये नीचे क्यों गिरा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम समझा सकें, उसको कहेंगे हम फिजिक्स। और किसके थ्रू समझाएंगे हम? लॉज के थ्रू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, इनके थ्रू तो समझाएंगे। तो फिजिक्स आर लॉज बाय विच वी कैन एक्सप्लेन ऑल द फिनोमिनास हैपनिंग इन द यूनिवर्स, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं फिजिक्स आर लॉज बाय विच गवर्न्स द यूनिवर्स। विच गवर्न्स द यूनिवर्स, लॉज विच गवर्न्स द यूनिवर्स, सिंपली। बस अब ये जवाब तुम किसी को दोगे तो वहीं चुप हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आगे पूछेगा ही नहीं कुछ। तुम बोलोगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स आर लॉज व्हिच गवर्न्स द यूनिवर्स, समझदार इंसान तो वहीं शांत हो जाएगा। तो आ जाते हैं फोर्स पे, क्लास 10 ICSE का पहला चैप्टर। फोर्स क्या होता है? ये मैंने इसको ऐसे हिलाया, फोर्स है, सिंपल फोर्स है। तो क्या हुआ, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट था, एकदम रेस्ट पर है, अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो मैंने जब इसको पकड़ के ऐसे हिलाया तो ये मोशन में आ गया, फिर दोबारा छोड़ा, दोबारा मोशन में आ गया। तो फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जिससे हम किसी की स्टेट चेंज कर सकें। स्टेट कितने प्रकार की होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बस अब ये चेंज कर दी किसी की हमने, तो वो फोर्स के द्वारा, तो उसको फोर्स कह देंगे। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश या पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, चेंजेस लिखेंगे तो भी चलेगा, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, इट्स कॉल्ड फोर्स। वही फोर्स है। तो अब फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा, किसी बॉडी पे लगेगा फोर्स, तो दो बातें होंगी, या तो बॉडी रिजिड होगी, स्ट्रांग होगी बोर्ड की तरह, या वो बॉडी नॉन रिजिड होगी, प्ले की तरह समझ लेते हैं। तो अगर किसी रिजिड बॉडी पे लगेगा तो दो बातें होंगी, अगर वो बॉडी कंडीशन भी होगी तो कि या तो बॉडी फ्री टू मूव है, बॉडी अगर फ्री टू मूव है, जैसे मार्कर फ्री टू मूव है, फोर्स लगाया तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा इसमें। कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशनल। इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं इसको, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन। अगर किसी या फिर दूसरी कंडीशन होगी व्हेन द बॉडी इज पाइवटेड या फिक्स्ड, व्हेन द बॉडी इज पाइवटेड या फिक्स्ड, मतलब जब बॉडी फ्री टू मूव नहीं है, जैसे बोर्ड ये यहाँ 2 किलो से पाइवटेड है, तो अगर इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये इन्हीं के अबाउट घूमेगा, ये फ्री मार्कर की तरह नहीं घूम सकता, ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन नहीं कर सकता है, ये पाइवटेड है क्योंकि। या डोर और भी काफ़ी चीज़ें जो पाइवटेड होती हैं, वो सब कौन सा मोशन करती हैं? रोटेशनल मोशन, जिसको इस चैप्टर में डीपली कंसिडर करेंगे हम, रोटेशनल मोशन। दूसरी बात आ जाती है जब बॉडी ऐसी है, रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड, तो एक बात ही होगी, तो दो बात हो सकती हैं, या तो मतलब ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, या तो इसका डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब शेप चेंज हो जाएगा इसका, शेप और साइज,
शेप और साइज चेंज हो जाएगा और मोशन भी हो सकता है, ठीक है। नॉन रिजिड बॉडी है, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे फोर्स जब इस बॉडी पे लगेगा, जो कि बॉडी जब रिजिड बॉडी पे लगेगा और जब बॉडी पाइवटेड होगी। रोटेशनल मोशन इस चैप्टर में हम डीप में कंसिडर करेंगे। तो रोटेशनल मोशन क्या है? सबसे पहले फोर्स की थोड़ी और बात कर लेते हैं। फोर्स डेफिनेशन तो बता दी मैं, समझ गए होंगे। एसआई यूनिट क्या है फोर्स का? एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है। एक बात याद करने की है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये कन्वर्जन याद करने का है थोड़ा, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन एक और यूनिट है, अदर यूनिट फोर्स की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा यूनिट होती है इंपॉर्टेंट तो सिर्फ न्यूटन है। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट्स में कंसिडर करते हैं तो केजी है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। किलोग्राम फोर्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि किलोग्राम फोर्स क्या है? 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, उस जगह पे उसको हम कहेंगे 1 किलोग्राम फोर्स। उस जगह पे यानी 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू 9 टू द पावर 8 न्यूटन, नहीं 9 टू द पावर 8 न्यूटन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ऑन अर्थ, सिर्फ अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे 1 किलोग्राम पे 9.8 न्यूटन रहेगा। 1 kgf इक्वल्स टू जी न्यूटन होता है। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट एरिया। उस एरिया पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? वो होगा 1 kgf, यानी 1 किलोग्राम पे जितना फोर्स लग रहा है उस जगह पे, ठीक है। यानी मून और काफी अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग हो सकता है। ये अर्थ पे होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये तो गई ऐसा यूनिट की बात। अब आ जाते हैं रोटेशनल मोशन पे, ठीक है। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन की कंडीशन क्या होती है? व्हेन द बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट, फिक्स्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। अब रोटेशन, जब कोई बॉडी पाइवटेड एट अ पॉइंट पे, तो फोर्स जब उस बॉडी पे लगता है तो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, मतलब उस बॉडी को घुमाता है, घुमाने वाला प्रभाव होता है उस बॉडी पे। यानी जब फोर्स किसी पाइवटेड बॉडी पे लगा तो उसको घुमा दिया इसने, रोटेशनल मोशन हुआ, टर्निंग इफेक्ट हो गया। टर्निंग इफेक्ट तो एक इफेक्ट है फोर्स का। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, इसी को टॉर्क भी बोलते हैं, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो सकता है। इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उस क्वांटिटी की वजह से होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से होता है जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स का प्रभाव है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ फोर्स ये डिपेंड करता है दो बातों पर। पहली बात, डिपेंडेंस से सब निकल जाएगा। पहली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर मैं इस बोर्ड को ज्यादा तेज घुमाऊंगा तो उड़ जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाएगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ये साबित हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इतने बड़े सेंटेंस का मतलब भी इतना ही बड़ा है। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है मतलब? मैग्नीट्यूड तो समझा दिया। मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? ये बोर्ड है, पाइवटेड एट अ पॉइंट है, अगर इसको मैं धीरे से की जगह तेज कर दूंगा तो बोर्ड उड़ जाएगा, गिर जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ इस तरफ, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी, इस तरफ ही तो लगा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये बोर्ड है तो इस तरफ आने वाली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी, इस तरफ से इस तरफ आने वाली, इस तरफ आने वाली। तो ये पाइवटेड पॉइंट है, दो है पाइवटेड पॉइंट, यानी ये पूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, यानी ये, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी ये MOF बढ़ता है। जैसे देखो यहाँ से अगर मैं इस बोर्ड को घुमाता हूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ से अगर मैं हिलाऊंगा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, और परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों चीज के प्रोडक्ट से ही इन दोनों चीज के प्रोडक्ट से ही इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स का। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू MOF। तो इनकी यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर। तो MOF की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क डन की भी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होती है, पर वर्क डन एनर्जी के इक्विवेलेंट देते हैं तो उसको हम जूल कर देते हैं वर्क डन में। इसको हम एनर्जी ले नहीं सकते, एनर्जी लेके नहीं सकते, एनर्जी है ही नहीं है, तो और क्या है, तो इसको हम न्यूटन मीटर ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम न्यूटन मीटर ही रहने देंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। अब जो डायरेक्शन होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले डायरेक्शन से। ये बॉडी है पाइवटेड एट अ पॉइंट। हाँ, एप्लीकेशन सी ले लेते हैं एग्जांपल से बढ़िया। एप्लीकेशन, तुम्हारे घर में जो दरवाजा लगा है उसका हैंडल फारवेस्ट पॉइंट पे होता है हिंज से, यहाँ पे। तो ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स, ये बॉडी पाइवटेड है इस पॉइंट पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, फोर्स हम यहाँ कहीं लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा जहाँ होगी वहीं पे हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वो मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा सेम टर्निंग इफेक्ट के लिए या सेम मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए। जैसे अगर इस डोर को पूरी अच्छी तरह खोलने के लिए हमें चाहिए 50 न्यूटन मीटर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर रखेंगे, 5 मीटर रखेंगे, वैसे नहीं सकते, एग्जाम्पल है 5 मीटर रखेंगे तो हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और मान लो कोई बच्चा 10 न्यूटन का नहीं लगा पाए, तो अगर हम 10 मीटर की कर देते हैं तो उस डोर को खोलने के लिए जिसको 50 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, सिर्फ 5 न्यूटन में खुल जाएगा। उसको बच्चा भी खोल सकता है। तो इंसान की मेहनत कम हुई कि नहीं हुई? तो बस इंसान कम ही मेहनत करना चाहता है, इसीलिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा लगाता है हर चीज़ में पहले से ही, ताकि फोर्स कम लगाना पड़े, तो जिससे हमें फायदा हो। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्शन पे। जैसे ये एक बॉडी है पाइवटेड एट अ पॉइंट सेंटर, तो दो बॉडी ले लेते हैं जो कि सेंटर पे पाइवटेड है। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन दो होती है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब घड़ी घूमती है तो दो दिशाओं में ही घूम सकती है, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा ही इसमें है, इस डायरेक्शन को लेते हैं हम क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो पता ही होगा, जब घड़ी ऐसे चलती है तो हम बोलते हैं क्लॉकवाइज चल रही है घड़ी। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्शंस है ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर। एक तो पता ही होगा, अगर हम इस तरफ घुमाएंगे किसी बॉडी को तो इस तरफ घूमेगी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ घुमाएंगे तो इस तरफ घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी सिंपल सी बात है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, हम जिस तरफ घुमा रहे हैं उस तरफ घूम रही है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं तो इस तरफ घूमेगी बॉडी, अगर इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं तो इस तरफ घूमेगी बॉडी। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है एक तो, और एक और चीज पे डिपेंड करता है
वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स जहां अप्लाई हो रहा है वो उसका पॉइंट, यानी फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में या इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं हम, तो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। इसी डायरेक्शन का फोर्स अगर इस पॉइंट पे ही हम लगा रहे हैं तो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। इसी डायरेक्शन का फोर्स अगर इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। देखा, तो डायरेक्शन तो हमने चेंज नहीं करी, हमने क्या चेंज किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पहले इस पॉइंट पे लग रहा था, अब इस पॉइंट पे लग रहा है, तो उससे चेंज क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। तो यानी दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहली हो गई डायरेक्शन, दूसरी हो गई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किसके पे डिपेंड करती है। और मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपल सी बात है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स का ही प्रोडक्ट, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो होती है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर। डिस्टेंस हो गई स्केलर, वेक्टर इनटू स्केलर इक्वल टू वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बड़ी चीज है, तो बस वेक्टर ही होती है मोमेंट ऑफ फोर्स भी, जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड होती है, जिसकी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन पर डिपेंड करती रही है, बता दिया मैंने डायरेक्शन का डिपेंडेंस। अब आ जाते हैं हम कपल पे। कपल, तो कपल का एक सीधा सा फंडा है कि एक अकेला फोर्स कभी भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब तुम कहोगे अरे सर अभी तो आप एक ही फोर्स से रोटेशन करवा रहे थे, तो वो एक फोर्स से रोटेशन नहीं हो रही थी। एक तो फोर्स हो गया जो मैं लगा रहा हूँ, जैसे कि अगर इस बोर्ड को ही ले लें जो कि यहाँ पे पाइवटेड है किलो पे, तो अगर एक तो फोर्स ये हो गया जो मैं लगा रहा हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि एक फोर्स से ही रोटेशन हो रही है, पर ऐसा नहीं है। दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि इक्वल फोर्स है जितना मैं लगा रहा हूँ, इक्वल एंड ऑपोजिट इन किलो पे लग रहा है, जहां से ये पाइवटेड है, इस जगह से पाइवटेड है, तो इन जगहों पे लग रहा है फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि इक्वल है और ऑपोजिट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल है ऑपोजिट है, पर ये हमें फील क्यों नहीं हो रहा, और मतलब महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसका टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। सर जब ये फोर्स है इक्वल है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो उसके, तो जीरो कैसे हो गया है, तो जीरो ऐसे हो गया क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है। अब फोर्स कितना भी हो, फोर्स मान लो 5 न्यूटन भी लगा रहा हूं, पर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन किलो से पाइवटेड पॉइंट से तो जीरो है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं इसका कुछ, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, और मेरे फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा क्योंकि मेरे फोर्स का डिस्टेंस है पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी बड़ी, ठीक है 60 सेंटीमीटर इसकी है, इसकी नहीं है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा, और मैं जो लगाऊंगा वो फोर्स लगेगा और उसका डिस्टेंस भी होगा, इसीलिए वो उसकी कुछ वैल्यू निकलेगी समथिंग न्यूटन मीटर, वो जीरो नहीं होगा। इसीलिए एक सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, ये बात है, लॉ है, मतलब लॉ तो नहीं है पर ये पूरी बात है कि सिंगल फोर्स कैन नॉट कॉज एनी रोटेशन। अब रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, दो फोर्स ही रोटेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब या तो हम दोनों फोर्स को एक्सटर्नली हम दोनों फोर्स लगा दें, और अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं सिंगल, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन पूरा अपना काम कर देगा, वो लग जाएगा। जैसे कि कपल की डेफिनेशन क्या होती है, टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल, ठीक है।
यानी दो इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो कि एक लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे हैं, उन वो एक कपल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ रिएक्शन आ जाता है, तो कपल बन जाता है, इसलिए रोटेशन होता है। और अगर हम दोनों ही फोर्स एक्सटर्नली लगा दें, जैसे एक नल को खोलने में, एक नल है उसको जब तुम खोलते हो तो अंगूठा और उंगली दोनों की मदद से खोलते हो, तो तुम दोनों ही फोर्स एक्सटर्नली लगा रहे हो, तो तुम खुद एक्सटर्नली कपल बना रहे हो, तो रोटेशन हो रहा है। ठीक है, और जहां तुम एक लगाते हो वन फोर्स ऑफ रिएक्शन अपना काम कर देता है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि एक सिंगल फोर्स रोटेशन कभी नहीं कर सकता। रोटेशन के लिए दो फोर्स की आवश्यकता है, दो इक्वल फोर्स की आवश्यकता है। तो मोमेंट ऑफ कपल पे आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ कपल क्या है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। अब कपल का फॉर्म होता है जब इक्वल ऑपोजिट फोर्स है, तो ऑपोजिट ऑपोजिट हो गए, इक्वल हो गए, पैरेलल है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक लाइन पे भी एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस कौन सी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है, मान लो इसको डी। हम मोमेंट ऑफ फोर्स से इसको कपल को लिंक करते हैं, तो कैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ, ये मान लो डी, ये मान लो ई, तो एडी ये क्या हुई, लाइन ऑफ, नहीं सॉरी 5 न्यूटन फोर्स, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, चलो ले लेते हैं 5 न्यूटन इनटू ये AO, ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इस लाइन में तो लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा खेल होता है, एक एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा मैं भी। ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो वही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई इसके सामने, ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो MOF कितना हुआ, MOF हो गया, हाँ MOF हो गया 5 न्यूटन इंटू AO, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, पाइवटेड इस पॉइंट पे, प्लस ये वाला भी तो लेंगे 5 न्यूटन इंटू OB, ये भी इसकी भी ये लाइन है, पैरेलल तो थी, इसकी भी यही लाइन है, पाइवटेड पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB हो गया। ठीक है, 5 न्यूटन क्या है, इक्वल है, कपल का ये तो कंडीशन होती है, टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल होने चाहिए, 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन ही होना चाहिए, 5 न्यूटन कॉमन लिया, AO प्लस OB, ऐसे कर सकते हैं सिंपल मैथ से। ठीक है, 5 न्यूटन कॉमन लिया, ये कॉमन हो गया, AO प्लस OB, ये आ गया। AO प्लस OB क्या है, AO ये OB, ये AO प्लस OB हो गया AB, 5 न्यूटन इंटू AB, यानी कपल का इक्विवेलेंट क्या निकला, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ईदर फोर्स, कोई भी फोर्स, दोनों इक्वल है तो कोई भी ले सकते हैं, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, चाहे ये लो तब भी वही वैल्यू सेम आएगी, ये लो तब भी वही वैल्यू सेम आएगी। ईदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इसको हम कपल आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये दो फोर्सेस दो पैरेलली होंगी, कंडीशन थी टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल होंगे, पैरेलल के बीच में डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं, दो पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस उनकी कुछ ना कुछ तो होगी, तो परपेंडिकुलर वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब पैरेलल लाइन है डिस्टेंस ही लिख दो, सिंपल 5 मीटर, कुछ भी रेल की पटरियां होती हैं उनमें होती है 1.2 मीटर करीब, ठीक है 1.6 मीटर करीब। तो ये हो गया कपल, मोमेंट ऑफ कपल भी यहीं पे कवर हो गया। तो उस एग्जांपल से पहले हम इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं एक बार। इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम जैसे मैंने बताया कि फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो वो स्टेट चेंज करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करता है। फोर्स ऐसा पुश और पुल है जो चेंज कर दे स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उसका स्टेट चेंज ना हो, when several number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of motion, then the body is said to be in equilibrium। यानी ये 5 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी एक तरह से। ठीक है, ये तो हो गया
कि व्हेन several number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of linear or rotational motion. linear rotational motion में आ जाएंगे, then the body is said to be equilibrium. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम. नाम से ही समझ में आ रहा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो मूव ना करे, यानी जिसमें मोशन ना हो. ठीक है. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? When several number of forces acting on a body produce no change in its state of rest, then the body is said to be in static equilibrium. सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम के अंदर है जिसमें रेस्ट आ जाता है. ठीक है. स्टैटिक से नाम से समझ में आ रहा है. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं पर वो रेस्ट पर ही है, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है कि एक बुक है जो कि टेबल पे रखी है, वो अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है. वेट ड्यू टू इट्स वेट टेबल पे रखी है, तो इक्वल अपवर्ड फोर्स टेबल लगा रही है. ये वेट की डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है W, ये ही फोर्स ऊपर लगा रही है. तो बुक में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, बुक रेस्ट पर है, 1 घंटे बाद भी इसी पोजीशन पर रहेगी रेस्ट पे, 1 साल बाद भी. तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. वो स्टैटिक. सेवरल नंबर ऑफ फोर्सेस, पहला. दूसरा, एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं बदल रहा है, बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक नाम से समझ आ रहा है, या मोशन वाली बात आ जाएगी. डायनामिक, when several number of forces acting on the body produce no change in its state of motion, linear or rotational. motion दो तरह के हैं, linear और rotational. then the body is said to be in equilibrium. ठीक है. कि काफी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, पर बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन यानी लीनियर और रोटेशनल चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में कह देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में. यानी एग्जांपल लेते हैं, एक रेन ड्रॉप जो अर्थ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है. कैसे? इसका वेट बैलेंस हो जाता है अपवर्ड बायएंट फोर्स से और विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर. तो इन दो चीज से इसका वेट बैलेंस होता है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थ को रीच करती है. तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है. या मून का अर्थ के अराउंड चक्कर लगाना, अर्थ का सन के अराउंड चक्कर लगाना, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल हो जाएंगे. अब इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया, तो इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन भी तो होती होगी, या कोई भी बुक या कोई भी रेन ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होती है, तो कुछ तो ऐसा होता होगा जिस वजह से इक्विलिब्रियम में होती है. तो उसकी दो कंडीशन होती है. पहली, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0. बता रहा हूं कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0. यानी किसी भी डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है बॉडी के ऊपर, वो 0 हो जाना चाहिए. यानी ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है? 0. तो ये हो जाएगा एक पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस. अब मोमेंट्स ऑफ फोर्स आ गया, यानी अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, पाइवटेड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट शुड बी 0. अगर ये दोनों कंडीशन है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. ये दोनों कंडीशन है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी.
जैसे कि इस अगर इसमें हम रोटेशनल मोशन को ले रहे हैं तो उसी पे आगे बात करते हैं कि तो अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट पाइवटेड पॉइंट 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है, यानी मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस पाइवटेड बॉडी में ही होंगे एम एफ, तो ये फोर्सेस जो भी है F1 यहाँ पे F2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लो F2, यहाँ पे एक और F3, तो अगर ये F1 ये फोर्स मान लो L1, ये मान लो L2 L3 और ये मान लो L2, तो अगर F1 इंटू L1 ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज कर रहा है यानी ये हो जाएगा माइनस, नेगेटिव में हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं ये दोनों फोर्सेस, F2 इंटू L2 प्लस F3 इंटू L3, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अगर इनका एल्जेब्रिक सम 0 है यानी माइनस F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3 ये 0 है तो क्या होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी, तो इससे ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स निकल आएगा, मतलब इसी से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, यानी अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स यानी प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट्स यानी माइनस, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो प्लस माइनस तभी तो 0 होंगे जब ये इक्वल होंगे, तो हम सिंपली कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। अब लास्ट चीज जो बची है इस टॉपिक में वो है वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो ये सिंपली वेरीफाई हो जाएगा अगर हम मीटर रूल को सस्पेंड करते हैं बाय मींस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट से अगर इसको सस्पेंड करते हैं तो एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस और स्लॉटेड वेट्स के साथ हमें ये स्प्रिंग बैलेंस राइट या लेफ्ट साइड कहीं पे भी ऐसी पोजीशन पे लगाना है, किसी भी पोजीशन पे स्लॉटेड वेट्स के साथ, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस दूसरे साइड पे हमें ऐसी जगह लगाना है कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी मीटर रूल। तो जब ये मान लो डिस्टेंस L1 इसका वेट मान लो W1 इन दोनों का W2 इसका L2, ठीक है, 3 है। तो अगर जब ये इक्विलिब्रियम में होगा यानी जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हम नोटिस करेंगे कि W1 इंटू L1 इक्वल्स टू W2 इंटू L2, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा। अब वो एग्जांपल को ले लेते हैं जहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दिक्कत आती है। तो वो एग्जांपल, ये एक सर्कुलर व्हील है जो कि सेंटर पे पाइवटेड है, ये लाइन है AB CD, ये है E। अब ये कह रहे हैं कि एक फोर्स लगाया यहाँ पे इनने F1 इस पॉइंट पे, इधर
तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक F2 फोर्स लगाओ E पॉइंट पे ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, यानी F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ई पे लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में तो लगाएंगे नहीं, इस डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हम इस डायरेक्शन में लगा देंगे ई। अब ये कह रहे हैं कि F1 और F2 में ग्रेटर कौन है, तो सिंपल बात है, ये वो है F1 और F2 में कौन ग्रेटर है। पहले हम मोमेंट्स निकाल लेंगे तो F1 का क्या हो जाएगा, ये हो गया सेंटर, ये F1 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यही तो लाइन है एक्शन ऑफ फोर्स की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी तो ये A हो जाएगा, A हो इनटू F1 इक्वल्स टू F2 इनटू F2 सॉरी A हो इनटू F1 इक्वल्स टू F1 F2 इनटू EF टू इंटू ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन का पॉइंट कौन सा है, ये एक्सिस क्या हो जाएगी ये, तो डिस्टेंस क्या होगी FO होगी, T होगी, तो FO, तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे निकालना है। जैसे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो, उसकी एक लाइन, मतलब एक लाइन समझ लो कि ये लाइन है पूरी, उस पे जहाँ पे भी पॉइंट पाइवटेड हो, जहाँ पे भी सेंटर हो, यहाँ यहाँ यहाँ, वहां से परपेंडिकुलर ले लो, ये ये ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने में। नहीं तो अगर इस सवाल में ज्यादातर लोग EF को कर देते तो गलत हो जाता। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक खत्म होता है, तो हम वीडियो को भी खत्म करेंगे यहीं पे। अगले पार्ट में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और UCF यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा।